Good evening, students. Today I will teach about the characteristics of donor parent. Okay, in this slides or in this topic, we will study about the what is a donor parent and what are the different characteristics of the donor parent. Okay, let us start with the uh, donor parent. डोनर पेरेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम बेक्रॉस मेथड काम में लेते हैं, तो बेक्रॉस मेथड में दो टाइप के पेरेंट, एक रिकरेंट एक नॉन रिकरेंट, एक रेसिपिएंट एक नॉन रेसिपिएंट। ओके, या इसको बोलते हैं एक को रेसिपिएंट, दूसरे को डोनर बोलते हैं। डोनर कौन होता है? जो जिसके अंदर वो हमारा डिजायरेबल जीन है। हमारा डिजायरेबल जीन कौन सा? जो कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए बायोटिक स्ट्रेस यानी जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो गया, एबायोटिक का हो गया आपका जैसे साल्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, कोल्ड रेजिस्टेंस। तो ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस जीन हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडर जाके रेजिस्टेंस जीन को देखता है, इस वाइल्ड स्पीसीज के अंदर ये रेजिस्टेंस जीन है, इस वेराइटी में रेजिस्टेंस जीन है। तो जिसके अंदर वो रेजिस्टेंस जीन है वो आपका डोनर हो गया, वो जीन देने वाला है, तो उसको बोलते हैं डोनर, उसको बोलते हैं डोनर बोलते हैं। और जो जीन को एक्सेप्ट करता है, जो जीन को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं रिसिपिएंट पेरेंट या रिकरेंट पेरेंट बोलते हैं। और जो डोनर होता है उसको बोलता है नॉन रिकरेंट पेरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। और जनरली हम जो जीन ट्रांसफ़र करते हैं वो जो होती है आपकी कल्टिवेटेड स्पीसीज होती है। कल्टिवेटेड स्पीसीज यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती हैं, और उसके अंदर कुछ क्या होता है, कुछ डेफिशिएंसी होती है, या उसमें कुछ डिजीज ससेप्टिबिलिटी होती है, या उसका मतलब सेलिनिटी के लिए वो क्या है, मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं होती है, वो टॉलरेट नहीं कर सकती सेलिनिटी को, हाई टेम्परेचर को, हाई वाटर को, हाई हीट को, और ज़्यादा लो टेम्परेचर को। तो वो वाली वेराइटी होती है, लेकिन उसका एक्चुअल में उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे आजकल की जो वैरायटी है, जो हाईली इम्प्रूव हाई यील्डिंग है, वो ज़्यादातर वैरायटी, जब स्वर्णा सबवन होगा, जैसे स्वर्णा वैरायटी हो गई, तो स्वर्णा वैरायटी का, लेकिन वो जो समर्जेंस टॉलरेंट नहीं है, जैसे ज़्यादा पानी होने से वो ख़राब हो जाती है, मतलब उसका यील्ड घट जाता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, सबवन जीन डाल दिया, बेक्रॉस मार्कर असिस्टेड बेक्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, तो वो डाल दिया। तो अब सबवन जीन किसी सोर्स होगा उसका, अब वो जो भी वाइल्ड सोर्स है, तो वाइल्ड सोर्स अब वो डोनर हो गया, और स्वर्णा आपका क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया या रिकरेंट पेरेंट हो गया। तो ये वाला चीज़ है। तो हमेशा आपका जो रिकरेंट पेरेंट होगा या रेसिपिएंट पेरेंट होगा, जो रिसीवर है, एक्सेप्टर है, तो वो आपका हाई यील्डिंग वेराइटी होता है। और आपका जो वाइल्ड रिलेटिव या जो भी वाइल्ड फॉर्म है उस स्पीसीज का, आपका वो डोनर होता है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस के जीन होते हैं। बायोटिक का भी हो सकता है, एबायोटिक का भी हो सकता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। बस दोनों को आपस में क्रॉस करवाना, और रिपीटेड वे क्रॉसिंग से वो जीन डोनर से उसमें आ जाता है फिर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। और डोनर में होना क्या चाहिए, डोनर कहाँ काम में लिया जाता है, डोनर क्यों यूज में लिया जाता है, कि जब आप क्रॉस करवाते हैं, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग, रिकॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग या कन्वर्जन ब्रीडिंग जो भी आप करवा रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम किसी ट्रेड को इम्प्रूव करते हैं, है ना, उसकी वायबिलिटी को देखते हैं, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी हाइब्रिड प्रोजनी को देखते हैं। ठीक है ना, मतलब क्रॉस करवा के हम ये चीज़ की स्टडी करते हैं, वायबिलिटी, फर्टिलिटी और प्रोजनी वगैरह को हम स्टडी करते हैं, कि मतलब क्रॉस तो करवा रहे हैं, आपकी उसकी वायबिलिटी है या नहीं, वो फर्टाइल है या नहीं, उसकी हाइब्रिड प्रोजनी कैसी आ रही, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी तो नहीं आ रही। तो उस चीज़ को हम चेक भी करते हैं। क्रॉस तो करवा दिया, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, क्रॉस सक्सेस होना चाहिए, तो इनवाइबल नहीं होना चाहिए, वाइबिलिटी होना चाहिए हाइब्रिड की। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन जो क्रॉस करवाया है, किसी अनडिजायरेबल क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, जिससे क्या अनडिजायरेबल इफेक्ट भी आ सकते हैं हाइब्रिड पे। जैसे क्रॉस करवा दिया, फर्टाइल आ गया, सब कुछ हो गया, जैसे ग्रो किया, आपको कोई दूसरे डिजीज़ के प्रति वो ससेप्टेबल हो गया, आपने बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का जीन डाला राइस की वेराइटीज़ में, और उसके बाद में कोई और ही ग्रासिस्टेंट डिजीज़ या कोई भी आपका जिब्रेला फिजिक्राई टाइप का डिजीज हो, और भी कोई दूसरा डिजीज हो गया जंतुमनास का, तो उससे वो ससेप्टेबल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट पॉजेस द एनी नेगेटिव इफेक्ट्स इन यील्ड और डिस्कम्पोनेंट ट्रेड्स। मतलब कि क्या है, मतलब कि आपने डिजीज रेजिस्टेंस का जीन डाला, आपको वो यील्ड उसका और घट गया,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो डोनर इस टाइप का होना चाहिए, वो यील्ड को कोई इफेक्ट नहीं करे और कोई डिजायबल हमें कॉम्बिनेशन मिले, और हाइब्रिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े कि हाइब्रिड इन वायबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी है ना फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये डोनर ऐसा होना चाहिए। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं बताता हूँ कि जो आपको ऐसा डोनर आपको चूज करना चाहिए, जिस मतलब सब कुछ को डोनर तो हमको मिल गया डिजीज रेजिस्टेंस के 5-6 आपको मतलब वाइल्ड स्पीसीज मिल गई है कि भैया इनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस के जीन है। तो अब कौन सा डोनर का अंदर वो जीन है जिसका हेरिटेबिलिटी हाई है। सपोज क्योंकि 2 वाइल्ड स्पीसीज है, एक की हेरिटेबिलिटी 100 है, दूसरे की 90 है, तो हम 90 वाले को क्यों चूज करें, हम तो 100 है जिसकी हेरिटेबिलिटी है उसको ही सेलेक्ट करेंगे। तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में उसकी जो ट्रांसफरेबिलिटी या हेरिटेबिलिटी भी बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो इसलिए उसकी ऐसे डोनर को सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी हेरिटेबिलिटी हाई हो, ट्रांसफरेबिलिटी हाई हो। ठीक है ना, और वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं हो। सीधी सी बात है, यदि हेरिटेबिलिटी हाई हुई तो एनवायरनमेंट से भी वो अफेक्ट नहीं होगा ना, लेस एनवायरनमेंट से अफेक्ट होना चाहिए उसका जो जीन है। ठीक है, और ऐसा और जो उसको क्रॉस करवा दिया, और उसमें क्रॉस करवाने के बाद में जो आपकी प्रोजनी आ रही है उनके अंदर वो वेरिएबिलिटी भी प्रोड्यूस करे। ऐसा नहीं कि आपने क्रॉस करवा दिया वेरिएशन आ ही नहीं रहा है, तो आपका पॉपुलेशन में कुछ वेरिएशन दिखना चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंस में कुछ ससेप्टिबिलिटी वैरायटी में डिजीज रेजिस्टेंस का जीन डाला तो आपको वेरिएशन दिखाई देना चाहिए फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ नहीं है। थर्ड चीज़ क्या, कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी, ये तो होना ही चाहिए, मतलब डोनर शुड भी कंटेन द रेजिस्टेंस जीन और डिजीज रेजिस्टेंस जीन क्या बोलते हैं आपका हाई रेटिबिलिटी बनाना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है नॉट अफेक्टेड और इंटरेक्टेड और डोंट हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द यूजर कंपोनेंट है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी आप जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जीन ट्रांसफ़र करने के बाद में ऐसा नहीं हो कि तो दूसरे वाले जो जीन का अच्छा जो कॉम्बिनेशन है उस वेराइटी के अंदर उसमें कुछ गड़बड़ पैदा कर दे, उसमें कुछ वेरिएशन ला दे, वो इंटरेक्शन नहीं करें। लेकिन जनरली इन प्रैक्टिकली तो इंटरेक्ट तो करता ही है, आपको वो जीन कुछ भी डालेंगे तो इंटरेक्ट तो करता है, लेकिन उस लेवल पे वो इंटरेक्ट नहीं करें कि उसका यील्ड ही आपका घट जाए। डिजीज रेजिस्टेंस का जीन डाला, आपका यील्ड घट गया, तो उस ऐसे क्रॉसिंग का और ऐसे जीन का हमारा कोई यूज ही नहीं है, हम लोग नहीं यूज करना चाहिए उसको। तो ये चीज़ भी आपका ध्यान रखना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट है कि डोंट शो लिंकेज, मतलब कि कई बार होता क्या, वाइल्ड स्पीसीज को आप यूज में लेते हैं तो उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा, जो डोनर में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अलावा दूसरे जीन भी आ जाते हैं। अब दूसरे जीन आ गए जो हमारे यूज के ही नहीं है, तो वो दूसरे जीन क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे जीन पे। ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं, यील्ड खराब कर देते हैं। और कई बार होता है कि लिंकेज हो जाती है, आपका लिंकेज टूट ही नहीं है। जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में ऐसे जीन खराब जीन आ जाते हैं जो उसकी यील्ड घटाते हैं। आप कितना भी मतलब कि सिलेक्शन कर दो वो हटता ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड वो जीन होता है। तो वहाँ पे अपन को इस चीज़ को हटाने के लिए जो मार्कर जो टेक्निक आई है, मार्कर असिस्टेड पे क्रॉसिंग ब्रीडिंग या मार्कर असिस्टेड पिरामिडिंग, तो हमें मार्कर यूज में लेंगे तो वो हट जाएगा। और यहाँ पे हम यदि फंक्शनल मार्कर लेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि विद इन अ जीन ही है, बल्कि कितना लिंक हो उसके पास में ही तो होगा। ये जीन है उसके पास में ये है, कितना टाइटली लिंक्ड है। यदि हम जीन अंदर वाला ही ले रहे हैं काम में, यानी फंक्शनल जीन है जो जीन के अंदर वर्जन मार्कर है, तो आपका मतलब कितना लिंकेज हो उस डोनर जीन का अनडिजायरेबल जीन के साथ में वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिलेक्शन कर सकते हैं इजीली। तो आपको ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि डोनर पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, हाई रेटिबिलिटी होना चाहिए, एनवायरमेंट से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अदर यील्डिंग कंपोनेंट रेट, यील्ड और इसके कंपोनेंट रेट पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, लिंकेज ट्रिक को भी शो नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है डोनर पेरेंट के। और ये छोटा सा आप ये टॉपिक है क्वालिटी कैरेक्टर्स। क्वालिटी कैरेक्टर्स कौन से, मतलब कि जो आपके जो एरोमा क्वालिटी दे, आपका कलर होता, सेंट होता है, जो सीड शेप, कोटिलिडन्स कलर होता है, प्रोटीन फैट कंटेंट सीरियल वगैरह, तो ये अमीनो एसिड्स कंटेंट, ये सारे क्या क्वालिटी कैरेक्टर्स है। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे आपके ग्रेन यील्ड हो गया, और ठीक है सीड वेट हो गया। ठीक है, तो ये वाले क्या कैरेक्टर्स क्या आपके क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। और जनरली जो क्वालिटी कैरेक्टर्स है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है, सॉरी। तो यहाँ पे जो क्वालिटी के लिए जिम्मेदार जो कैरेक्टर्स हैं
उनको क्वालिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अरोमा, कलर, शीट शेप, कोटिलियन कलर्स और फेट प्रोटीन कंटेंट्स इन द ऑयल सीड पल्सेस। ठीक, तो ये क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं। और इनको ये जो क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं इनको ये गवर्न हो सकते हैं ओलिगोजेनिक और या पॉलीजेनिक भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी जब हम ब्रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। होता क्या है कि जब बहुत सारे ज़्यादातर जो क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं वो पॉलीजेनिक होते हैं। तो पॉलीजेनिक होने के कारण की ब्रीडिंग वैसे डिफिकल्ट हो जाती है, जिससे कोई एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे भी आप सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो वो अदर जो यील्ड को घटाने वाले या उसको फैट और ऑयल को घटाने वाले जीन भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, ऑयल क्वालिटी बढ़ाएंगे, कोई दूसरा कंटेंट या जैसे यील्ड है वो घट जाएगा। तो सबसे बड़ा एक एग्जांपल बता दूँ तो जैसे मेज के अंदर मतलब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्होंने मेज के अंदर ये क्या बोलते हैं क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया, मतलब कि ठीक है। तो उसमें क्वालिटी, उसमें ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है। ठीक है ना, सीरियल भी डेफिशिएंट होती है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। ठीक है ना, तो अब ये जो अमीनो एसिड से तो डेफिशिएंट होती है तो उस डेफिशिएंसी को हटाने के लिए इन्होंने क्या सिलेक्शन किया। ठीक है, तो सिलेक्शन किया तो जैसे उसमें बढ़ाया, मतलब पहले तो उसमें म्यूटेशन किया, म्यूटेशन करके एक नया जीन आ गया, वो नया जीन आ गया। ठीक है, बाद में उसको सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन करने के साथ क्या कि ऐसे डिजायरेबल रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट किया जिसमें हाई अमीनो एसिड्स था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिन वैरायटी के अंदर सिलेक्शन किया था उन वैरायटी का यील्ड घट गया। ठीक है ना, तो फिर बाद में ब्रिटेन में क्या सोचा, इसका पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट मेथड काम में लेते हैं। तो जनरली जो बाद में ब्रिटेन ने रिकरेंट सिलेक्शन काम में लिया उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो इन कैरेक्टर के साथ जो क्वालिटी कैरेक्टर्स इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये यील्ड घटा देते हैं, ऑयल क्वालिटी या प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाते हैं या अमीनो एसिड्स कंटेंट्स बढ़ाते हैं, तो यील्ड को डायरेक्टली ये घटा देते हैं। तो आपको ऐसा एक बैलेंस आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा जो यील्ड भी नहीं घटे और प्रोटीन ऑयल क्वालिटी वो भी ऐसी ही रहे। ठीक है ना, और तो ये और लास्ट जो पॉइंट है नेगेटिव कोरिलेशन होता है अदर कैरेक्टर के साथ में, ये तो है ही है। दूसरा जैसे जैसे ऑयल प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाते हैं तो अदर कैरेक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं। तो ये वाली चीज़ थी इसके अंदर, क्वालिटी कैरेक्टर्स की एग्जांपल है। और ब्रीडिंग डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि ये एसोसिएट होते हैं अदर कैरेक्टर के साथ में। तो ये जस्ट आपको ये देखना है, और कोई भी आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।